आगा साहब की हरकत देखी, डॉक्टर साहिबा के सामने जलील करके रख दिया मुझे। खामोश हो जाइए, खुदा के वास्ते खामोश हो जाइए। तुमने तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, डॉक्टर का शुक्रगुजार होना चाहिए। किरण कहाँ है? दरवाजे पर तो नहीं है, कहाँ गई किरण? तो उसे भगा दिया तुमने? इस पर गुस्सा क्यों हो रही है दादी? वो तो खुद चली गई है यहाँ से। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। उस घर में जाके नदीम के गुलाम नहीं बनना मुझे। शाबाश है तुम पर। दादी मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने क्या किया है? हम बातें करते हुए गार्डन की तरफ जा रहे थे कि वो अचानक से भाग गई और टैक्सी में बैठकर चली गई यहाँ से। हाँ, यकीनन तुम्हारी वजह से गई होगी। जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा तुमने उससे। ठीक है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ और डॉक्टर से बात करो। इंतजार करवाना ठीक नहीं। बता देना कि किरण जा चुकी है। आपने देखा वो कितनी ज्यादा शर्मिंदा थी। आखिर मेरी बेटी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इसी वजह से उसने शादी में भी शिरकत नहीं की। मेरी बेवकूफ बहू, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं था, समझ गई? आगा साहब ने उसे नहीं आने दिया यहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने खुद दावत दी है। दावत के बावजूद भी वो नहीं आना चाहती थी। अगर वो नहीं आना चाहती थी तो उसे दरवाजे से खुद आगा साहब ने क्यों भगा दिया? हाँ, अभी सब लोगों के सामने यही बात तो कही थी उन्होंने। ये आखिर चल क्या रहा है? आप सबसे आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि नदीम के सामने सब नॉर्मल रहे। उसे ये एहसास दिलाते रहें कि आप लोग ही उसकी फैमिली हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। वैसे बेफिक्र हो जाइए आप। नदीम को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं मदद कर दूंगी। अम्मी ने भेजा है मुझे यहाँ। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर किरण से मिलना चाहती हैं, लेकिन किरण जा चुकी है यहाँ से। कोई बात नहीं, मगर मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी। ये आप कार्ड रखिए मेरा। ठीक है। उससे कहिएगा जितना जल्द हो सके मुझसे मिले। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। मैं छोड़ाती हूँ इन्हें। आइए मेरे साथ। मुझे कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है आगा साहब। आपने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए शुक्रिया। आपसे मिलकर तो मुझे भी बहुत से सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि उस हादसे के बारे में तो मेरी याददाश्त भी धुंधलाई हुई है। इस वक्त आपकी हालत भी नदीम जैसी लग रही है। मगर फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि उसने आपको नहीं बताया, और ये कैसे मुमकिन है कि वो भूल गया? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो भूल गया। मगर आपने ही तो कहा था कि ठीक से याद नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। उसकी जिंदगी में कुछ खला है। हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि वो खला कब और कैसे पूर हो जाए। उसकी माजी की यादें काफी धुंधली हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो वक्त के साथ सब कुछ भूल जाएगा। आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर कहिए। मतलब धूल कभी भी छट सकती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? हाँ। मुझे ये कार्ड अम्मी को देना था, लेकिन वो तुम्हारे पापा के साथ चली गई। ओह अच्छा।
अच्छा ठीक है ना, इंतजार कर रहा था यहाँ। किसका इंतजार था? क्या बात करना चाहते थे? हाँ ऐसा ही है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे क्या बात करनी होगी? ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो फिर मैं भी क्यों करूं तुमसे? ठीक है। ठीक। प्लीज बैठिए। सच तो यह है कि मैं भी आपसे बात करना चाहता था, लेकिन नदीम मेरे भतीजे ने, मेरे बहादुर बेटे ने अचानक शादी में आकर सबको हैरान कर दिया और मैं भूल गया कि हमें जान और जैमरे के बारे में बात करनी थी। मेरे जहन में कुछ बातें जरूर हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हम कुछ वक्त दें उन्हें। हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेरी छोटी बेटी का पीछा कब छोड़ेंगे आप आगा साहब? आपने मुझसे साफ झूठ बोला, मुझसे कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी में नहीं आई, लेकिन मुझे अब अंदाजा हुआ कि आपने तो उसके इस घर में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। मेरा मतलब है अब उसका शौहर वापस आ चुका है। क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वो अपने शौहर का चेहरा देख सके? देखिए, बहुत जल्द उन दोनों का बच्चा पैदा होने वाला है। अगर उस पर कोई इस घर के दरवाजे बंद करना चाहता है तो वो आप नहीं है। आप इस तरह हाकिम नहीं बन सकते आगा साहब। उसके शौहर को फैसला करने दें। सहर साहबा, आपसे और आपकी बेटी से कुछ नहीं कहना। वो मेरे घर और मेरी नजरों से उस वक्त तक दूर रहेगी जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, और ना ही मेरे भतीजे के नजदीक आएगी। आप रुक क्यों गए? बात मुकम्मल करें। हाँ, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। मैंने जो कहना था कह दिए, बस ये बात यहीं खत्म हो गई। आगा साहब, अब भी कुछ है जो छुपा रहे हैं आप मुझसे? अब भी कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं और उसकी सजा दे रहे हैं उसे? बताना पसंद करेंगे मुझे? सहर साहबा चाहिए, आपकी बेटी के मसले के अलावा मेरे पास और 10,000 काम है। चाहिए। मैं और इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझ में ही ताकत नहीं बर्दाश्त करने की। कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। यही सोच रहे हो ना कि नदीम को क्या कुछ याद होगा? यही बात परेशान करी है ना तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? ये जो तुम मेरे साथ चालाकियां कर रही हो ना, इनको छोड़ दो, समझे? एक ही बार में खत्म करो। चलो हाथ छोड़ो मेरा। जाओ, याद दिलाओ उसे वो हादसा याद दिलाओ कि कैसे उसे मेरी अम्मी ने और मैंने इस हाल तक पहुंचाया। जाओ बताओ उसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रही है? कुछ नहीं आगा साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? अभी बात नहीं कर सकता बाबा। बात सुनो बेटा, ये जो दरवाजे होते हैं आपस में खड़खड़ाते हैं। अहम बात तो ये है कि इसी खड़खड़ाहट को रोकना है हमें। कुछ भी हो जाए, मियां बीवी की बात को हमेशा बंद कमरे में ही रहना चाहिए। और जब मियां बीवी में से कोई एक बोल रहा हो तो एक को खामोश रहना ही पड़ता है बेटा। समझ के तुम? अब जाओ, उससे माफी मांगो जाके, ठीक है? सोच लो जैमरे, ये सब बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, क्योंकि ये सब इसी तरह चलता रहेगा। तुमसे माफी चाहता हूं जैमरे। तुम सही थी, मैं डरा हुआ।
खौफजदा इतना हूं कि अपना जहनी तवाजुन खो सकता हूं, ठीक है? क्योंकि मेरी जिंदगी भी किसी और के रहमो करम पे है। और इससे पहले कि आप तारीखी कराचाई टेबल पर नजर डालें, मैं आपको बताती चलूं, यहाँ हर कोई हमेशा की तरह दिलकश नजर आ रहा है। ये मेज जिंदगी की खुशियों को जाहिर कर रही है और ये अम्मे कराचाई खामोश है, सर दर्द होगा शायद। और बाबा कराचाई पुरजोश हैं। ये क्या बचपना है रहमा बेटा, तुमने तो हमारा मजाक ही बना दिया। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, ये एक तारीखी मौका है। हम पांचों अपनी नई दुल्हन के साथ खाने की मेज पे मौजूद हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं कि हम यहाँ सारे एक साथ जमा हैं? जरा सोचिए नदीम को कैसा लगेगा, यानी सारे कराचाई एक ही मेज पर मौजूद। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि एक बार फिर से कराचाई खानदान अपनी तारीख दोहरा रहा है। यानी नदीम अपने कमरे से बाहर निकलेगा बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सीधा, एक सिपाही की तरह। यानी जिस तरह एक सिपाही लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। वो इस तरह चलेगा जैसे गोलियां बरसा रहा हो और अपने कदमों को जमा लेगा। वो सीढ़ियां इस तरह उतरेगा जैसे उसको 40 साल का तजुर्बा हो, बिना लड़खड़ाए, कदमों को जमा के। वो किसी बच्चे की तरह नहीं, बल्कि उन सीढ़ियों को झंझोड़ता हुआ नीचे उतरेगा। और वो ऐसा जरूर करेगा, वो अपने कदमों पे चलता हुआ खुद से यहाँ आके बैठेगा हमारे दरमियान, इन्हीं कुर्सियों में से किसी एक पर। सोचिए जरा, जब वो आखिरी बार इन कुर्सियों पे बैठा था तब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, और आज वो खुद यहाँ अपने कदमों पर आएगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए जरा, ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस बात पर। क्या आप लोगों को महसूस नहीं बस हो रहा? बस बस रहमा, अब बहुत हो गया बेटा। मैं तुम सबको फिर से बता रहा हूँ, हमें वो हरगिज नहीं भूलना जो डॉक्टर ने बताया था। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसके सामने हमें पुरस्कून रहना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, समझे? खास तौर पे तुम्हें समझा रहा हूँ रहमा। ठीक है। बेशक हमें अपने जज्बातों को काबू रखना है, लेकिन खुशी को हरगिज नहीं। गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे बेटे, वो रही तुम्हारी जगह। हेलो एवरीवन। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने बताया था ना कि नदीम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाता है। दरअसल मैं आपसे ये कहने वाली थी कि इसकी जहनी तवाजुन के लिए ये ठीक नहीं है, मगर आप चली गई।
खाना खाओ किरण। डॉक्टर साहिबा ने इजाजत दी है। आगा साहब को अब मजबूरन उस घर के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम वहां बैठ के खाना खाएंगे। देख लेना, तुम आराम से अपने शौहर के बराबर बैठी होगी और कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा शौहर बिठाकर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। सुबह से आप मुस्तकिल यही बातें कर रही हैं और ऐसे नासमझ बन रही हैं जैसे जानती ही नहीं कि मैं उस नदीम के साथ क्या कुछ कर चुकी हूँ। बस करें दादी माँ। शौहर शौहर शौहर, भूल गई हैं आप कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है? या आप ये चाह रही हैं कि मैं हर बात आपको दोबारा याद दिलाऊं? हाँ तो बताएं कहाँ से शुरू करूं? चलिए याद दिलाती हूँ मैं। कितनी बार मैंने उसकी बेइज्जती की, या वहां से जब मैंने उसे ठंडी जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया। उस शख्स को आप मेरा शौहर कह रही हैं, जिसे गर्म सूप पिलाने के बजाय मैंने उसके जिस्म पर डालकर उसे जला दिया। क्या उस शौहर की बात कर रही हैं आप, जिसके मुंह पर तकिया रखकर मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की? उस शख्स के साथ मैंने जो कुछ किया, क्या आपको अब भी याद नहीं आया दादी माँ? नदीम सारी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है दादी माँ। मैं खुद बता चुकी हूँ उसे हर बात। या मेरे अल्लाह, क्या हुआ? कुछ कह नहीं रही आप मुझसे दादी माँ, क्योंकि कहने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। या फिर आप बैठी किसी मौजज़े का इंतजार कर रही हैं? क्या आगा साहब अपनी आंखें बंद करके उस घर का दरवाजा हमारे लिए खोल देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? आप जानती हैं कि नदीम क्या करेगा? जान ले लेगा वो मेरी। सहर होगी। उसने कहा था कि रात को खाने की बात आएगी। मुझे अभी अम्मी से कोई बात नहीं करनी, उनके सामने नहीं आना चाहती मैं। आप उनसे कह दें किरण सो चुकी है, मैं जा रही हूँ सोने। क्या बात है निरमान अम्मी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो ये तुम पूछ रही हो सहर साहिबा? उदास होने के सिवा हमारे पास खुश होने के लिए बचा ही क्या है? अच्छा, मेरी बेटी कहाँ है? अपनी किस्मत पे रो रो के सो गई है बेचारी। तो उसने नींद की हालत में आपके साथ खाना कैसे खा लिया? मुझे तो हैरत है कि इतनी आसानी से इतने झूठ कैसे बोल लेती हैं आप। बात सुनो सहर, वो बहुत बुरे हाल में है। वो तुम्हारी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हें तो उसके हक के लिए लड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तुम्हारी बेटी जिस हाल में है, इस हालत में उसका यूं परेशान रहना सही नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ ही खड़ी हूँ। जब तक वो सच्ची है मैं उसके साथ रहूंगी, गलत हुई तो मुखालिफ खड़ी हूंगी मैं। अच्छा, तो हमें अभी ये कैसे पता चलेगा कि तुम उसके साथ खड़ी हो या उसके खिलाफ? हक पर है तो साथ खड़ी हूं मैं उसके। यहां अपनी बेटी को समझने और उसकी मदद करने के लिए आई हूं मैं। आप इस मामले से दूर रहिए। कभी कोई बात नहीं समझती, ये हमेशा अपनी ही करती है। मैं जानती हूं कि तुम जाग रही हो, ड्रामा मत करो। मेरी बच्ची, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? मैंने तुम्हारी प्लेट देखी है, कुछ भी नहीं खाया तुमने। दादी माँ जो कह रही है मुझे नहीं लगता कि वो सच है। नदीम ठीक हो गया, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह का शुक्र है, देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। उन सारे हालात के बाद जब हमने उसे अपने पैरों पर खड़ा देखा तो बहुत अजीब सा लगा। उसकी तरफ देखते हुए आंखें भी नहीं झपका पा रहे थे हम, नजर हट ही नहीं रही थी उससे।
तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो ना? तुम पछता रही हो ना? अब पछताने का कोई फायदा नहीं अम्मी। मुझसे और तुमसे पहले, यहां तक कि आगा साहब से भी पहले, तुम्हारा शौहर फैसला करेगा। तुम मां बनने वाली हो किरण। तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम अपने शौहर के सामने जाओ और उससे अपने किए की माफी मांगो। और इस सब में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, इस शर्त पर कि तुमने कोई और कसूर ना किया हो जिसका मुझे इल्म नहीं। इसके अलावा तुम्हारी कोई और खता तो नहीं मालूम आगा साहब को जो मैं नहीं जानती? नौरीन, जाएं दूसरी छुरी लेकर आए मेरे बेटे के लिए। नदीम बेटा, आप लोग खाना खाइए।
किरण, ऐसा मत करो मेरी बच्ची, यहाँ मत खड़ी हो, अंदर आ जाओ। चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी और अगर तुम बीमार हुई तो बच्चा भी। अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम। मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, ठीक है? आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि किसी को भी इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इसकी फिक्र करे, ना ही कोई बात करे इसके बारे में। ये किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या कहना चाहती हैं आप अम्मी? किसी को मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे के लिए मैं अकेली काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो? दोबारा नहीं सुनना मुझे। मतलब कि आप भी आगा साहब के साथ मिलकर अब अपनी बेटी को उनके इशारों पर नचाना चाहती हैं, और यहाँ आकर मुझसे ये तवक्को कर रही हैं कि मैं अपने कसूर मानकर झुक जाऊं उनके सामने। अच्छा ठीक है, बस कर दो किरण। अब मुझे बताओ, मुझे और क्या करना चाहिए? मैंने एक लम्हे के लिए नजर क्या हटाई, तुम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं तुम दोनों की शादियां बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या करना चाहिए मुझे? तुम दोनों की माँ हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि तुम दोनों में से किसकी मदद करूं। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आती हूँ तो जैमरे मुझे अदालत के कमरे में तलाक लेती मिलती है, और ये पता चलता है कि उसका शौहर से तलाक लेना चाहता है। अब भला बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ आखिर? मैं समझी नहीं अम्मी, क्या दोबारा बताएंगी मुझे? क्या तलाक हो रही है उनमें? क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके हाथों से सिर्फ एक छुरी गिरी है। मैं तो रोजाना इतनी चीजें गिराती हूँ, यानी ऐसी क्या बात हो गई? वो रहमा उसके लिए सिर्फ एक छुरी नहीं थी, और यूं सबके साथ बैठना उसके लिए आसान नहीं था। उसने कितने सालों बाद एक साथ बैठ के खाना खाना चाहा, इसीलिए उसके लिए ये लम्हा बहुत अहम था। उसके लिए छुरी और कांटे से खाना खाना खुद को साबित करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो चाहता है कि वो भी हमारी तरह हमारे साथ बैठ के खाना खाए। उसके लिए ये कोई एजाज से कम नहीं था, इसीलिए ये चीज उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। अब वो नहीं चाहता कि कोई भी उस पर रहम खाए। वो चाहता है कि वो भी हर वो काम करे जो कोई आम इंसान करता है, इसलिए खुद को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है वो। नदीम ने बचपन से लेकर अब तक बहुत मुश्किलात उठाई हैं, बहुत हिम्मत और सब्र से इस मकाम पे पहुंचा है वो। सिर्फ उसके हाथ से एक छुरी नहीं गिरी थी, बल्कि उसका एतमाद टूट गया था। वो खुद को साबित नहीं कर सका। वो पहली बार अपने खानदान के साथ बैठकर हम सबकी तरह खाना खाना चाहता था, और वो छुरी गिरने पर मायूस हो गया। वो नहीं चाहता था कि अब उसकी कोई मदद करे। बहुत माजरत चाहता हूं मैं जैमरे। वाकई न जाने ये कैसे हुआ कि छुरी जमीन पर गिरी और मैंने झुककर वो उठा ली। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, माफ कर दो मुझे। जान, माफी तो मांग लूं इससे। वहशी हो गया था ना मैं तो। मेरा झुककर जमीन से छुरी उठाकर नदीम को वापस करना वाकई में वो एक वहशियाना हरकत थी। माफी चाहता हूं इसके लिए। माफ कर दो मुझे, माफ, क्योंकि मैंने छुरी उठाकर नदीम को देने की कोशिश की थी। तुमने सबूत दे दिया हमें एक अच्छी बीवी होने का। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। जान तो बहुत पहले ही मुझे इस बारे में बता चुका था, मगर वो जिद्दी जैमरे उससे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, आपको यकीन है ना कि आपने कोई ख्वाब नहीं देखा? मुझे जो नजर आया वो मैंने बता दिया। ये बात मैंने आगा साहब को बताई थी, तभी हमने उस तकरीब का एहतमाम किया। अच्छा, तो वो तकरीब उनकी शादी को बचाने के लिए की गई थी, है ना? देखो मेरी बच्ची, खुदा के लिए सब्र करो, समझ रही हो ना? मैं एक माँ की हैसियत से कसम खाकर कहती हूँ, मेरी नजरें तुम्हारे शौहर पर ही हैं।
जिस लम्हे मुझे लगेगा कि वो तैयार है, मैं खुद तुम्हें सामने लेके जाऊंगी उससे माफी मांगने का पूरा मौका दूंगी मैं तुम्हें। चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए, नहीं रोक पाएगा। समझ रही हो ना? भरोसा करो। मेरा हरगिज के मतलब नहीं था कि तुम कसूरवार हो। और मैं भी ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता था। मैंने नदीम को नीचा दिखाने के लिए छुरी जमीन से नहीं उठाई थी। लाचार महसूस नहीं करवाया उसे मैंने। वो छुरी जब जमीन पर गिरी तो मैं जज्बाती हो गया था जमरे। वो वहां पहली बार बैठा था हम लोगों के साथ, और मैं ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। नदीम की उस वक्त वहां क्या हालत थी और मेरे बाबा वहां बैठे क्या महसूस कर रहे थे, ये सिर्फ मैं जानता हूं। नदीम का ये मुश्किल वक्त है। तुम और मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। इस घर में मौजूद हर शख्स के लिए एक नए दौर का आगाज है, और इसलिए हमें सही क्या है, गलत क्या है, हम सबको समझना होगा। हर मुश्किल से भी गुजरना होगा। मैं लोगों की मुश्किलों में इजाफा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह भी नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं जमरे। मैं नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। जब वो सामने आता है तो सोचता हूं क्या बात करूं उससे मैं। अगर तुम कुछ नहीं समझ पा रहे तो जो सही है वो करो। तो वो क्या है जो सही होगा? जो तुम्हें ठीक लगे वो, जिस काम के लिए तुम्हारा दिल मुतमईन हो, चाहे फिर उसमें कितनी मुश्किल क्यों ना हो। तो जवाब दिए बगैर ही चली जाओगी तुम? जाहिर सी बात है तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि जेमरे साहिबा उस आलीशान घर में अपने शौहर के साथ है। तुम्हें किरण के मुस्तकबिल का जरा भी ख्याल है? कुछ नहीं कहना मुझे, कोई बात नहीं करनी। भागो भागो यहाँ से। मुंह छुपा के भागना ही था तो यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ अपनी बेटी से बात करने आई थी और वो मैंने कर ली। मेरे लिए ये काफी है। अब मैं मुतमईन हूं। इस पर नदीम की डॉक्टर का फोन नंबर और पता लिखा है। किरण की कॉल का इंतजार करेंगी वो। तुम्हें पता है कि काले बादल मेरी बहन पर मंडला रहे हैं, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। वाह क्या कहने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ बैठी बाल बना रही हो। शर्म की क्या बात है? और आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ तुम ये जानती हो। ऐसा क्या हो गया आखिर? तुम्हारी माँ के जाते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठा। ऐसी क्या बात हुई है तुम दोनों के दरमियान, जरा बताओ मुझे। हाथ पकड़िए। एक बहुत ही जबरदस्त खबर है आपके लिए। फौरन उस घर में जाने की तैयारी शुरू कर दे, फौरन। हाँ, तो तुमने मेरी बात मान ही ली आखिर। ये लो। कहते हैं ना, ख्वाब सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। उस घर में जाने का रास्ता तुम्हारा शौहर है, और तुम्हारे शौहर के पास जाने का रास्ता ये डॉक्टर है।